क्वेश्चन में निकालना था जीएनपीएमपी। हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? रेंट गिवन है, रेंट गिवन था 100 करोड़। रेंट के बाद मुझे गिवन था नेट करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, काम का नहीं है, ट्रांसफर पेमेंट काम का नहीं होता। मुझे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दे रखा है एम्प्लॉयर के द्वारा वाला 47। इसके बाद मुझे गिवन है मिक्स्ड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल की 600। इसके बाद मुझे गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मुझे गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये गिवन है 140। इसके बाद गिवन है रॉयल्टी, रॉयल्टी अपना है 20। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट गिवन है 110। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये गिवन है 500। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 120 और लास्ट गिवन है एनएफआईए। बस यही क्वेश्चन है ना? ठीक है, निकालना है जीडीपीएमपी। सबसे पहले यदि मैं एनडीपीएफसी कैलकुलेट करूंगा, फॉर्मूला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 500 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट 100, रॉयल्टी 20, रॉयल्टी 20, रॉयल्टी के बाद इंटरेस्ट 110, प्रॉफिट, प्रॉफिट अपना कितना है? प्रॉफिट नहीं दे रखा मेरे ख्याल से, प्रॉफिट नहीं है तो जीरो मान लेंगे, प्लस मिक्स इनकम, मिक्स इनकम गिवन है 600। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयर, बहुत सोच रहे होंगे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयर का क्या होगा। बता दूं, उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का फॉर्मूला है वेजेस एंड सैलरी इन कैश और इन काइंड प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। तो ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन पहले ही ऐड है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। कंपनसेशन एम्प्लॉइज हो चुका है, ऑपरेटिंग सरप्लस हो चुका है, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और हो चुकी है मेरी मिक्स इनकम 600, और कोई भी एलिमेंट गिवन नहीं है। तो मेरा एनडीपीएफसी आ गया 500, 600, 1200, 1300, 1330। एनडीपीएफसी आ गया 1330। निकालना है जीएनपीएमपी, मुझे वैल्यू निकालनी है जीएनपीएमपी की। तो जीएनपीएमपी निकालने के लिए एनडीपीएफसी में ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन। एनडीपी कौन है यार? एनआईटी इक्वल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन पूरा कहाँ भेजा तुमने यार? ये तो क्वेश्चन पूरा भेजते फिर। अच्छा सॉरी, एक क्वेश्चन में हमें एनआईटी भी गिवन है, एनआईटी दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150 है, प्रॉफिट 200 है। तो यहाँ पर प्रॉफिट भी ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट मैंने ऐड कर लिया 200। तो मेरा ये वैल्यू आ गई 1530, ये वैल्यू आ गई मेरी 1530, ये वैल्यू आ गई 1530। एनडीपीएफसी को अब नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए ऐड करूंगा डेप्रीसिएशन। मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 140, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 120। ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस डेप्रीसिएशन, ग्रॉस 140, नेट 120, तो डेप्रीसिएशन आ गया 20। ऐड डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए एनएफआईए प्लस, तो प्लस करेंगे माइनस के 10। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 1530 प्लस 20 1550 माइनस 10 1540 और 150। मेरा आंसर आ गया 1690। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29 है, मिक्स्ड इनकम गिवन है 8000, मिक्स्ड इनकम 8000, मिक्स्ड इनकम के बाद डेप्रीसिएशन गिवन है 200, डेप्रीसिएशन के बाद प्रॉफिट गिवन है 1000, प्रॉफिट के बाद रेंट गिवन है 600, रेंट के बाद इंटरेस्ट गिवन है 700, इंटरेस्ट के बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है 3000, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 500। अबे तुमने किया नहीं होगा तो मक्का रहो। एनएफटी है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 60, इसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स माइनस के 50, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड काम का नहीं है। वैल्यू निकालनी है एनएनपीएमपी, फाउंड करना है एनएनपीएमपी।
इनकम मेथड से काउंट होगा एनडीपीएफसी। फॉर्मूला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 3000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और प्लस मिक्स इनकम। ये मेरा आ गया 3 और 1 4, 4 और 8 12, 13,300। एनडीपीएफसी आ गया 13,300। एनडीपीएफसी को एनएनपीएमपी में कन्वर्ट करने के लिए, एनडीपीएफसी को एनएनपीएमपी में कन्वर्ट करने के लिए ऐड कर लेंगे एनएफआईए। गिवन है एनएफटीए तो जी कर देंगे माइनस, जी कर देंगे माइनस। एनएफआईए प्लस करते हैं लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है एनएफटीए तो माइनस कर देंगे 60। और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए ऐड कर लेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये हो गया और अपना ठीक है 60 हो चुका है। तो अपना ये आंसर आ रहा है 13,740। सुमित क्लियर? आ गया सुमित सुमित सुमित? हाँ क्लियर। यस सर क्लियर। ठीक है। यस सर। और कोई है जो लड़कियों में कोई पढ़ाया नहीं पढ़ा? अबे तरन, अबे सोना कम कर दो तुम। अब बोलो नहीं रहा है। और कोई है क्या प्रॉब्लम किसी को? करे ही नहीं होंगे क्वेश्चन। कोई ऐसा है और प्रॉब्लम हो? नहीं है ठीक है आगे चलें। चलिए लास्ट क्लास तक डिस्कस कर चुके हैं इनकम मेथड। आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड। आज बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम की काउंटिंग कैसे होगी। सबसे पहली बात, एक्सपेंडिचर मेथड में जितने भी सेक्टर्स हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं उनके खर्चे ऐड करेंगे, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा हो या वो प्रोड्यूसर सेक्टर का खर्चा हो या वो गवर्नमेंट का खर्चा हो या फिर हो फॉरेन सेक्टर का खर्चा। इन चारों सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा नेशनल इनकम। जब मैंने डेप्रीसिएशन की बात की थी, एक बात क्लियर डिस्कस की थी कि डेप्रीसिएशन एक खर्चा है। डेप्रीसिएशन एक खर्चा है जब मैंने डेप्रीसिएशन की बात की थी। जब भी मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की, खर्चा। तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर मेथड से जो भी मैं एग्रीगेट निकालने वाला हूं, एक्सपेंडिचर मेथड से जो भी मैं एग्रीगेट निकालने वाला हूं वो निकालूंगा जीडीपीएमपी। ये बात याद रखेंगे, वो मैं निकालूंगा जीडीपीएमपी, क्योंकि डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर वाले गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कंसीडर होगी। पहली बात, डेप्रिसिएशन खर्चा है। दूसरी बात, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी खर्चा है। तीसरी बात, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर वाली तो डोमेस्टिक आएगा, डेप्रिसिएशन खर्चा है, खर्चा ही ऐड करना है तो ग्रॉस आएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी एडजस्टमेंट होगा, वो भी खर्चा है तो मार्केट प्राइस आएगी। एक्सपेंडिचर मेथड से मैं एग्रीगेट काउंट करूंगा जीडीपीएमपी। यदि जीडीपीएमपी को मुझे कन्वर्ट करना है एनएनपीएफसी में, जीडीपीएमपी को कन्वर्ट करना है एनएनपीएफसी में, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ऐड कर लेंगे एनएफआईए और लेस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ऐड करेंगे एनएफआईए, लेस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मेरा नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। बात करें एक्सपेंडिचर मेथड की। इन दिस मेथड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय all these sectors, whether household, whether producer, whether government, whether foreign sector, will be adjusted, or we can say expenditure incurred by the household sectors
in the form of consumption by the producer sector in the form of fixed and inventory investment। ये बात की थी चैप्टर नंबर 2 में, जो फिक्स्ड एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट वाली बात है, ये बात की थी चैप्टर नंबर 2 में, याद हो तो, कि एक प्रोड्यूसर खर्चा करता है या तो अपने इन्वेंटरी में, या खर्चा करेगा फिक्स्ड एसेट में, या खर्चा करेगा फिक्स्ड एसेट में। एंड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी खर्चा करेगी और जिसे बोला जाएगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड खर्चा करेंगे फॉरेन सेक्टर्स, जिसे बोलेंगे हम नेट एक्सपोर्ट्स। मैंने 4 एलिमेंट की बात की है, मैंने बात की है 4 एलिमेंट की। नंबर 1, जो मेरा नंबर 1 था वो था हाउस होल्ड का खर्चा, जिसे बोलता हूँ कंजम्पशन। नंबर 2 था प्रोड्यूसर का खर्चा, जिसे बोला मैंने फिक्स्ड एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। नंबर 3 गवर्नमेंट का खर्चा, जिसे मैंने बोला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और नंबर आखिरी फॉरेन सेक्टर का खर्चा, जिसे मैंने बोला नेट एक्सपोर्ट। 4 तरह के खर्चे हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम डिस्पोजल मेथड। इसका दूसरा नाम इनकम डिस्पोजल मेथड है, क्योंकि मैंने पहले इनकम कमाई है वो मैं खर्च कर रहा हूँ। Disposal of income is known as expenditure. That part of income which is utilized is known as expenditure, and all the collective expenditure of all sectors is known as expenditure method। जो भी मार्केट वैल्यू होगी एक्सपेंडिचर की, जो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर वाले हैं, वहां से हम एग्रीगेट काउंट करेंगे जीडीपी एमपी, बात याद रखेंगे। जो भी मार्केट वैल्यू है उन सभी खर्चे की, वहां से जो एग्रीगेट काउंट होगा वो रहेगा जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करने के लिए सारे एडजस्टमेंट होंगे, जैसे डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, एनएफआईए प्लस करेंगे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे। डेप्रीसिएशन माइनस, एनएफआईए प्लस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस। मैंने 4 तरह के एक्सपेंडिचर की बात की है। अब उन एक्सपेंडिचर की एक बार मैं डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा। जब हमने चैप्टर 2 डिस्कस किया था, जब हमने कंज्यूमर गुड के बारे में डिस्कस किया था, कंज्यूमर के गुड्स के टाइप 4 थे। नंबर 1 इज ड्यूरेबल, नंबर 2 इज नॉन ड्यूरेबल, नंबर 3 इज सेमी ड्यूरेबल, नंबर 4 इज सर्विसेज। हाउस होल्ड का जितना भी खर्चा होगा उसे बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर ऐसे सेक्टर्स के खर्चे जो प्रॉफिट मोटिव के साथ नहीं किए गए हैं, या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जितने भी खर्चे होंगे वो इस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। इसमें मैं हाउस होल्ड का खर्चा इंक्लूड कर सकता हूँ, इसमें मैं जितनी भी एनजीओज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनका खर्चा इंक्लूड कर सकता हूँ। नंबर 2 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जितने भी खर्चे करेगी। अब गवर्नमेंट खर्चा करे गुड्स एंड सर्विसेज में, या फिर गवर्नमेंट खर्चा करे पुल वगैरह बनवाने में, सोशल वेलफेयर वाली एसेट्स में, गवर्नमेंट खर्चा करे एसेट्स वगैरह में, या फिर सोशल वेलफेयर के लिए जितने भी गवर्नमेंट फिक्स्ड एसेट परचेज करती है या फिक्स्ड एसेट बिल्ड करती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने हाईवेज बनवाए हैं, वो आएगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर। इसके बाद प्रोड्यूसर का खर्चा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोड्यूसर अपना खर्चा 2 जगह करता है। नंबर 1 इज इन्वेंटरी, नंबर 2 इज फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का दूसरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये बात याद रखेंगे। फिक्स्ड एसेट का दूसरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये मेरा दूसरा नाम है इसका, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट का। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? जितनी भी इन्वेंट्रीज साल के आखिर में होंगी, जितनी भी इन्वेंट्रीज साल के आखिर में होंगी, उसमें से माइनस करेंगे वो इन्वेंट्री जो साल के स्टार्टिंग में है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग इन्वेंट्री में से ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था हाउस होल्ड का खर्चा, फिर मैंने डिस्कस किया प्रोड्यूसर का खर्चा, और फिर मैंने डिस्कस किया गवर्नमेंट का खर्चा। हाउस होल्ड का, गवर्नमेंट का और प्रोड्यूसर्स का। अब बात करें खर्चा जो कि फॉरेन सेक्टर्स का है, जिसे बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, या फिर मैं बोल सकता हूं वह गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर बने हैं, वह गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर बने हैं लेकिन कंज्यूम बाहर हुए, इंडिया के प्रोड्यूसर्स ने एक्सपोर्ट किए फॉरेन कंट्रीज में। एंड द गुड्स विच इज प्रोड्यूस्ड इन फॉरेन कंट्रीज, ऐसे गुड्स जो फॉरेन कंट्रीज में बने हैं लेकिन कंज्यूम हुए इंडिया के अंदर, या फिर कह सकते हैं इंडिया ने जितने भी गुड्स इंपोर्ट किए हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट किए हैं। तो इसका मतलब मुझे निकालना पड़ेगा नेट एक्सपोर्ट्स। कैसे निकालूंगा? नेट एक्सपोर्ट्स निकालने के लिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स निकालने के लिए मेरा आएगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मेरे 4 पॉइंट है, या फिर कह सकता हूं एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर केवल 4 ही एलिमेंट आने हैं। नंबर 1 इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 2 इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 3 इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड नंबर 4 इज नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट हाउस होल्ड का खर्चा, गवर्नमेंट सेक्टर का खर्चा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्रोड्यूसर सेक्टर का खर्चा, और नेट एक्सपोर्ट फॉरेन सेक्टर का खर्चा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए यदि हमें फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड एसेट का इन्वेस्टमेंट अलग से दे रखा है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अलग से दे रखा है, तो दोनों ऐड कर लेंगे। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री में से माइनस कर देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री में से माइनस कर देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। यदि क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दे रखा है तब क्या करेंगे? इफ नेट इंपोर्ट्स इज गिवन, नेट एक्सपोर्ट निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो नेट इंपोर्ट कैसे निकालेंगे? सीधी बात, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। यदि नेट इंपोर्ट निकालना है तो इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट माइनस कर दूंगा, तो इसका मतलब यदि मुझे नेट इंपोर्ट गिवन है तो यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट्स की जगह माइनस होगा नेट इंपोर्ट, तो फिर ये प्लस का साइन हो जाएगा माइनस का, और नेट इंपोर्ट हम करेंगे माइनस। सिंपल सा फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड का, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। मेन जो कैलकुलेशन है, जो मेन प्रॉब्लम वाला जोन है वो है ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमें पहली बात यहाँ पर वैल्यू लेनी है ग्रॉस, हमें वैल्यू चाहिए ग्रॉस, ये बात याद रखेंगे। जो हमें वैल्यू चाहिए वो चाहिए ग्रॉस, ये हाईलाइटेड जोन है। ग्रॉस मतलब डेप्रीसिएशन ऐड चाहिए हमें, डेप्रीसिएशन हमें चाहिए ऐड उसमें। और डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेंट्री का इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, फिक्स्ड एसेट का इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, दोनों इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग वाली वैल्यू में से ओपनिंग वाली वैल्यू माइनस करके। नेट इंपोर्ट गिवन है तो एक्सपोर्ट की जगह आ जाएगा नेट इंपोर्ट, वो भी माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू। कुछ प्रीकॉशंस भी हैं, प्रीकॉशंस डिस्कस करें एक्सपेंडिचर मेथड के। कुछ 5 या 6 प्रीकॉशंस हैं। प्रीकॉशन नंबर 1, एक्सपेंडिचर केवल वही कंसीडर किए जाएंगे जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे हैं। जितने एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर हैं वही इंक्लूड किए जाएंगे। याद होगा चैप्टर नंबर 2 हमने वहां पे डिस्कस किया था इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडिशन। यदि फाइनल गुड है उसे ही कंसीडर किया जाएगा। हाउस होल्ड के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, हाउस होल्ड जितने भी गुड्स परचेज करता है फाइनल है। गवर्नमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट जितने भी गुड्स परचेज करेगी फाइनल है। केवल दिक्कत है प्रोड्यूसर्स के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जितने भी गुड परचेज करते हैं उन्हें रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो उसे कन्वर्ट करेंगे फिनिश्ड गुड में, तो वो फाइनल नहीं। हमें केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ही कंसीडर करनी पड़ेगी। इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी क्योंकि इससे डबल काउंटिंग की संभावना है। डबल काउंटिंग मतलब यदि मैं इंटरमीडिएट गुड, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया 100 रुपए का, रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया 100 रुपए का, मैं प्रोड्यूसर हूँ। इस 100 रुपए में मैंने अपने 50 रुपए का खर्चा और जोड़ा और ये चीज बेच दी मैंने 160 रुपए में,
50 रुपये मेरा खर्चा, 10 रुपये का मेरा प्रॉफिट, और मैंने बेच दी 160 में। अगर मैं 100 भी शामिल करता हूँ एक्सपेंडिचर में और 160 भी शामिल करता हूँ तो मेरा टोटल खर्चा हो गया 260, लेकिन वास्तव में कैश का इनफ्लो तो 160 ही हुआ। वास्तव में जो कैश का फ्लो हुआ है वो तो 160 ही हुआ है। या फिर हम कह सकते हैं खर्चा तो केवल 160 ही है, तो पिछले प्रोड्यूसर से 60 मेरा, अल्टीमेट खर्चा हुआ 160। तो केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू ही कंसीडर की जाएगी, इंटरमीडिएट गुड की हम नहीं करेंगे। अगली बात करें, जितने भी परचेज होंगे सेकंड हैंड गुड्स उनकी वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे, वापस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम की वजह से। यदि एक्सपेंडिचर हम करते हैं, यहां पे आएगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यदि खर्चा हुआ है हमारा कमीशन के फॉर्म में तो वो कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये खर्चा ऐसा है जो हर बार वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकेगा तो खर्चा करना पड़ेगा। हाउस होल्ड ने कोई गाड़ी परचेज की है सेकंड हैंड और उस पर कमीशन पेड किया है, उसका खर्चा है, तो वो खर्चा इंक्लूड करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग। एक्सपेंडिचर होगा जितना भी सिक्योरिटीज खरीदने पे कमीशन वगैरह पेड होगा, ब्रोकरेज वगैरह पेड होगी, केवल वही कंसीडर करेंगे, अदरवाइज सिक्योरिटीज की वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी। जितने भी गवर्नमेंट खर्चे करेगी इन दी फॉर्म ऑफ ओल्ड एज पेंशन, बिकॉज ओल्ड एज पेंशन है वो है ट्रांसफर पेमेंट, ओल्ड एज पेंशन है ट्रांसफर पेमेंट, तो उसका खर्चा इंक्लूड नहीं करेंगे। और जितने भी सेल्फ कंज्यूम्ड गुड्स हैं, किसान है, किसान ने अपने खेत में अपने फील्ड में सब्जी उगाई और खुद ही कंज्यूम कर ली, तो उसकी एक डेफिनेट मार्केट वैल्यू है, उसे कंसीडर किया जाएगा एज अ एक्सपेंडिचर। उसकी एक स्पेसिफिक मार्केट वैल्यू है, केवल वही कंसीडर करेंगे एज एक्सपेंडिचर। सर्विसेज की वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि सर्विसेज की वैल्यू अलग अलग वे में स्पेसिफिक होती है।